हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यूजे अब एक ऐसी जर्नी पे निकल जाता है जहां उसे उन दो बाकी के किंग से मिलना है, जहां उनसे यूजे को अप्रूवल लेना है, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ उन्हें दिखाते हुए उन्हें डिफीट करना है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम यूजे को एक ऐसी जगह पे आता देखते हैं जहां पे उसे पहले किंग का पता मिल सकता है। इस शहर में आते ही वो सभी से पूछ रहा होता है कि उसे किंग कहाँ मिलेगा, क्योंकि यूजे को उसे चैलेंज करना है। अब ये बात जैसे ही वहाँ मौजूद लोग सुनते हैं वो उस पे हंसने लगते हैं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा हमारे किंग से नहीं मिल सकता, और वो इतने ज्यादा फिजूल नहीं बैठे हैं कि किसी के भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले। कि इतने में वहाँ पे एक फर्स्ट क्लास का वॉरियर आ जाता है जो यूजे के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। यहाँ यूजे की उसके साथ फाइट होती है और वो मात्र अपने कुछ मूव्स का इस्तेमाल करके उसे धोबी पछाड़ देता है। कि इतने में ही वहाँ पे एक और फीमेल शॉर्ट वॉरियर आ जाती है जो यूजे पे अटैक करती है, ये कहते हुए कि तू हमारे किंग से फाइट करने के काबिल ही नहीं है। अब इस बात से आ जाता है यूजे को गुस्सा और वो अपने शॉट के मात्र एक ही मूव से उस फीमेल वॉरियर की तलवार को दो टुकड़ों में काट देता है। आगे यूजे यहाँ उन्हें जान से नहीं मारता और वहाँ से जाने लगता है, जिसमें वो वॉरियर यूजे को बताता है कि हमारे किंग्स कहाँ होते हैं ये आज तक किसी को भी नहीं पता है और इसमें वो उसकी मदद नहीं कर सकता। इस पे यूजे उसे ये कहता है कि वो खुद ही किंग का पता लगा लेगा। अब आगे यूजे किंग जांग से मिलने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि दो नकाबपोश उसका पीछा कर रहे होते हैं। यूजे को लगता है कि ये दोनों भी उसे चैलेंज करने आए हैं, इसीलिए वो उनके सामने आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो यूजे को देखते हैं दोनों अलग अलग रास्ता अपना लेते हैं। अब उनमें से एक लड़की जो कि यूजे का पीछा करके भाग रही होती है, यूजे उसके सामने आके उसे धर दबोचता है और यहाँ उसे पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि अकीरा है। यूजे के ये पूछने पर कि वो अब तक इसका पीछा क्यों कर रही है, अकीरा उसे बताती है कि जहाँ पर हमारे किंग रहेंगे उसके फॉलोअर्स तो उसका पीछा करेंगे ही। मीन्स कि अकीरा ने उसे पूरी तरह से अशूरा जनजाति का किंग मान लिया था। यहाँ पे अकीरा उसकी मदद करते हुए बताती है कि किंग जांग एक फॉरबिडन क्लिफ के ऊपर रहते हैं, लेकिन वो फॉरबिडन खाई बहुत ही मिस्टीरियस और डेंजरस जगह है। वहाँ पे आज तक कोई नहीं गया है और अगर कोई जाता भी है तो वहाँ से वापस लौट के नहीं आता। अब ये सुनते ही यूजे उसे मदद के लिए थैंक्स कहता है और फॉरबिडन खाई की तरफ निकल पड़ता है। आगे हमें उसी फॉरबिडन क्लिफ को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ की सबसे ऊपरी चोटी पे था, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। यूजे को कई सारी मुश्किलों से पार होके वहां जाना होगा, क्योंकि वहां पे जाने के लिए यहाँ पे अलग अलग तरह के ट्रैप्स बिछाए हुए हैं। यूजे उन सभी ट्रैप से बचता हुआ उस पहाड़ी के क्लिफ तक पहुंच ही जाता है, लेकिन वो अचानक ऊपर देखता है कि एक बहुत बड़ा गोला जिसपे जंजीरें लिपटी हुई हैं वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है और उससे बचते हुए यूजे एक ऐसे गड्ढे में जा गिरता है जहाँ पे नीचे चारों तरफ सिर्फ खंजर और नुकीले तारें बिछाई हुई हैं। अब इससे पहले कि यूजे की उसमें गिर के मौत हो जाए, अचानक से इस सीन को चेंज कर दिया जाता है और हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग यूजे के आने से उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। कह रहा होता है कि क्राइंग सिटी से एक नया लड़का आया है जो नया किंग बनना चाहता है। उसने उस फाइटिंग सेरेमनी में अपने सामने आने वाले हर एक चैलेंजर को हरा दिया है, लेकिन अब जबकि वो हमारे इस फॉरबिडन क्लिफ तक पहुंच गया है तो वो चाहे जितना भी बलवान हो उस खाई से वापस नहीं आ सकता। कि तभी उनके सामने यहाँ पे एल्डर अपेयर होते हैं जो उससे कहते हैं कि ये वही लड़का है जो हमारा नया फोर्थ अशूरा किंग बनेगा और यही वो किंग होगा जो हमें स्वर्ग की हेवनली पैलेस तक ले जाएगा। जिसपे उनमें से बैठा एक आदमी एल्डर से कहता है कि तुम यहाँ के नहीं लगते हो। एल्डर उसे बताते हैं कि वो भी क्राइंग सिटी से आए हैं, जिसपे वो सभी उस पे अटैक करने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो एल्डर उनसे कहता है कि वो कोई दुश्मनी के इरादे से नहीं आया है, वे लोग जिस यंग बॉय के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वही उनका मिशन है और वो अपनी इस आपस की दुश्मनी को हटाते हुए उनसे दोस्ती करना चाहता है। इसीलिए वो एक शर्त लगाता है इसी मुद्दे पे, यूजे उस खाई से वापस आ पाएगा कि नहीं, जिसपे वो सभी लोग उसकी मौत के लिए शर्त लगाते हैं। लेकिन एल्डर ही ये कहते हुए शर्त लगाते हैं कि यूजे ना सिर्फ उस फॉरबिडन क्लिफ से वापस आएगा बल्कि वो तुम्हारे किंग जांग का अप्रूवल भी लेके आएगा। अब यहाँ वापस से सीन चेंज होता है और हमें उसी गहरे गड्ढे को दिखाया जाता है जिसमें गिरने से पहले यूजे ने अपनी तलवार के सहारे अपने आप को बचा लिया होता है। और यहाँ हम उसकी बेमिसाल हिम्मत को देखते हैं जो कभी न हार मानने वाली दृढ़ निश्चय में बदल चुकी थी। वो जैसे तैसे अपने आप से ये कहते हुए कि वो कभी हार नहीं मानेगा और यहाँ तो कभी नहीं मरेगा, वो उस गड्ढे गहरे से बाहर आ जाता है जहाँ किंग की वाइफ सिलेरी उसका वेलकम करती है और वो उससे कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि तुम यहाँ पे जरूर आओगे। जिसपे यूजे के ये पूछने पर कि क्या वो भविष्य देख सकती है, सिलेरी उसे बताती है कि भविष्य अनप्रिडिक्टेबल होते हैं जिनके बारे में आगे क्या होने वाला है ये गॉड भी अंदेशा नहीं लगा सकते। उसे सिर्फ भविष्य की कुछ झलकियां ही दिखती हैं जिसे देख करके वो सिर्फ गेस करती है। आगे सिलेरी उसे नया फ्यूचर किंग कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है
जिसे टच करते ही यूजी की 5 गॉड सेंसेस में से एक सेंस जाग जाती है, जिसका यूज करके जिसने उसे छुआ है उसकी सारी पास्ट की बातों को वो देख सकता है। अब हमें किंग की वाइफ सिलरी के पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पता चलता है कि वो एक स्पिरिट है और मरने के बाद एक आत्मा के रूप में अंडरवर्ल्ड में रहती है। लेकिन किंग जांग जो उससे काफी मोहब्बत करता था, वो इसकी मृत्यु के गम को बर्दाश्त ना कर सका और वो अंडरवर्ल्ड चला जाता है ताकि वो सिलरी के आत्मा को वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में ले जाए। अब इसके लिए उन्हें एक लाइट पोर्टल से बाहर आना होता है, लेकिन इनके पास सिर्फ कुछ सेकंडों का ही वक्त है। इसीलिए किंग सिलरी से कहता है कि वो उसके हाथ को कस के पकड़ ले और चाहे कुछ भी हो जाए उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वो उस लाइट पोर्टल में जैसे ही प्रवेश करते हैं, लाइट की तेजी से वो ह्यूमन वर्ल्ड में आना शुरू करते हैं। लेकिन तभी ह्यूमन बेबी घोस्ट जो होते हैं वो उस लाइट से अट्रैक्ट होके सिलरी के पैर को पकड़ लेते हैं और उसे मदर कहते हुए उसे वापस से डार्क वर्ल्ड में खींच रहे होते हैं। यहाँ किंग सिलरी से कह रहा होता है कि बस ह्यूमन वर्ल्ड आने में कुछ ही देर बाकी है, सो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें नीचे नहीं देखना है। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से एक बेबी घोस्ट यहाँ सिलरी के आंखों को जोर से दबोच लेता है, जिसे ना चाहते हुए भी वो नीचे देख लेती है। और अब उनके साथ वो होता है जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। सिलरी यहाँ पे अपने किंग के बचाने के लिए उसका हाथ छुड़ा लेती है। अब किंग तो यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आ जाता है, लेकिन वो सिलरी को भी अपने साथ वापस लाना चाहता था, इसीलिए वो उसे खींचते हुए उसकी आत्मा के सिर्फ आधे भाग को ही ह्यूमन वर्ल्ड में ला पाता है और बाकी के जो उसके आधे स्पिरिट होती है वो डार्क वर्ल्ड में ही फंसी रह जाती है। अब जैसे ही यूजी सिलरी के पास्ट से बाहर आता है, ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो पहले से ही मरी हुई है। यहाँ सिलरी उसे बताती है कि किंग उससे बेहद प्यार करता है और एक मोमेंट की भी जुदाई वो उससे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वो अब तक उसकी डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर सका है। जिस पे यूजी उससे पूछता है कि अभी तुम जिस हालत में हो, क्या तुम हमेशा उसके साथ ऐसे ही स्टेट में रहना चाहती हो? जिस पे सिलरी उसे कहती है कि मैं क्या चाहती हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उसे चाहती हूँ। वो एक ऐसा किंग है जो कि एक पॉजिटिव बिहेवियर के साथ पैदा हुआ है। अगर कोई मेरी बॉडी को टच करे या इवन मुझसे अगर कोई बात भी करे तो वो ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जबकि तुमने ये कह दिया है तो तुम्हें अब केयरफुल रहना होगा। वो जैसे ही इस बात को बताती है, यूजी के पीछे किंग जांग पहले से ही मौजूद होता है और वो यूजी पे अटैक करने लगता है, ये कहते हुए कि मैंने सुना है कि कोई यंग बॉय यहाँ मुझे चैलेंज करने के लिए आया है, तो अच्छा हुआ तुम मेरे दरवाजे पास ही आ गए, इससे तुम्हें मारना और भी ज्यादा आसान होगा। अब यहाँ इन दोनों के बीच एक घमासान फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे किंग यूजी पे भारी पड़ रहा होता है। यूजी उसके तलवार से हर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, मानो कि उसमें अभी आत्मविश्वास कूट कूट के भरा है और वो किसी भी सिचुएशन में बस हार नहीं मानना चाहता। वो फिर से उठ खड़ा होता है और इस बार अपने एंगर को एक्टिवेट करता है, और जैसा कि हमें पता है कि वो अपने एंगर को एक्टिवेट करते ही उसकी शक्तियाँ एकदम से जाग जाती हैं, लेकिन उन पावर्स के एक्टिवेट होते ही वो किंग का मुकाबला करने की इसमें एबिलिटी नहीं है। वो लगातार किंग से मार खाए जा रहा है, लेकिन फिर भी यूजी हार नहीं मानता और एक बार फिर उठ खड़ा होता है, जिस पे किंग उसे कहता है कि चाहे तुम जितनी बार भी इस तरह से वापस से उठ खड़े हो जाओ, तुम मेरी स्ट्रेंथ का अपनी विल पावर से मुकाबला नहीं कर सकते। जिस पे यूजी कहते हुए कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी है। वो अपने एक्सट्रीम एंगर को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी 5 गॉड सेंसेस अवेकन हो जाती हैं और वो इन्हीं सेंसेस का उपयोग करके उस किंग पे अटैक करता है। लेकिन किंग ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी हैं। वो उसके हर एक अटैक से बचने के लिए तुरंत ही एक नया वेपन क्रिएट कर देता है, और इस बार उसने पूरे अपने बाजू को एक ड्रिल वेपन में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि डायमंड जैसे हार्ड मटेरियल को भी काट सकते हैं। उस ड्रिल से वो यूजी की छाती को भेदने लगता है, लेकिन जब यूजी अपने शॉट से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, वो ड्रिल की लंबाई बढ़ा देता है, जिससे यहाँ यूजी को समझ में आता है कि नजदीकी फाइट से वो इस किंग से तो नहीं जीत सकता, इसे दूर से ही उस पर अटैक करना होगा। और इस रणनीति को समझते हुए वो दूर से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन इसके अटैक भी फिर इस बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ उस किंग की असली पावर ये होती कि वो हर एक सिचुएशन में अलग अलग वेपन्स को क्रिएट कर सकता था। आगे वो यहाँ किंग का एक भव्य रूप देखता है, जिससे हमें स्पाइडरमैन के डॉक्टर ऑक्टोपस की याद आ जाती है, और यहाँ किंग अपनी पावर का ये राज खुद ही रिवील करता है कि उसकी स्ट्रेंथ उसके इस तरह के नए नए वेपन्स को ग्रो करने में है। जब भी यूजी उस पर अटैक करता है, तुरंत ही उसके वेपन्स चेंज हो जाते हैं, जिसपे वो उसकी बनावट और किस एंगल से वो अटैक करने वाले हैं वो समझ नहीं पाता। लेकिन यूजी यहाँ पे हार नहीं मानता, वो लगातार उस पर अटैक करने की कोशिश अपनी कर रहा है, भले ही किंग यहाँ अपने वेपन्स को जितनी भी तरह से चेंज करे। कि तभी यहाँ यूजी को ऊपर से सिरली की आवाज आती है। वो उसे बताती है कि किंग के बॉडी ने मेरी ही तरह बहुत सारे रेयर आयरन ओर को एब्सॉर्ब कर लिया है, जिसके कारण वो अपनी बॉडी को किसी भी टाइम एक नए वेपन में रिफाइन कर सकते हैं।
और ये चेंज इतने कम टाइम का होता है कि उसका ओपोनेंट ये समझ ही नहीं पाता कि अगला वेपन क्या होगा और वो किस तरह से अटैक करने वाला है। इस पे किंग यूजे से कहता है कि इवन अगर तुम्हें मेरे इस राज के बारे में पता भी चल गया है तो भी तुम मुझे यहाँ नहीं हरा सकोगे। और एक बार फिर वो अटैक करने के लिए अपनी पूरी बॉडी को अलग अलग वेपन्स में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इधर यूजे भी उसके अटैक को पूरी तरह से डिफेंड करने के लिए अपनी एक्सट्रीम एंगर को रिलीज कर चुका होता है। लेकिन हम थोड़ी ही देर बाद देखते हैं कि यूजे के अंदर अब इतनी एक्सट्रीम एंगर की पावर आ चुकी थी कि वो अपने 5 गॉड सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए पलक झपकते ही किंग के पास आ जाता है। और इससे पहले कि किंग उस पर फाइट बैक कर पाता, यहाँ यूजे अपनी शॉट को उसके सीने में डाल देता है, जिसपे किंग यहाँ हर्ट हो जाता है और अपने बाकी के मैकेनिज्म से वो यूजे पे भी अटैक करता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। अब यहाँ दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। किंग पूरी तरह से हैरान था कि आखिर यूजे ने ये कौन सा प्रेशर उस पे यूज किया है, जिसपे यूजे उसे बताता है ये उसका यूनिक वे ऑफ फाइटिंग सोल है, जो कि उन्हीं के एंसेस्टर अशुराज ने उन्हें दी थी। लेकिन एक बार वो फिर से दोनों उठ खड़े होते हैं एक दूसरे को हराने के लिए कि तभी ऊपर से सिरिली की आवाज आती है, जो उन दोनों को शांत करवाते कहती है कि बस करो अब तुम दोनों। यहाँ पे वो अपनी शक्तियों को यूज करके उन दोनों को शांत करवाती हैं, जिसपे अब किंग को ये समझ में आता है कि ये जो यंग असुरा है वो उन्हीं के एंसेस्टर से मिलके आया है। अब यहाँ यूजे जैसे ही हाँ में सर हिलाता है, वो अपने बॉडी के एक हिस्से उस रेयर आयरन को एज अ गिफ्ट यूजे को दे देता है, ये कहते हुए कि ये तुम्हारी दोनों तलवारी के स्ट्रेंथन को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। मींस के यूजे ने अब सेकंड किंग का अप्रूवल हासिल कर लिया है। आगे किंग उसे अपनी जर्नी कंटिन्यू करने को कहता है, लेकिन वो उसे याद भी दिलाता है कि अब जब तीसरे किंग से जो मिलने वाले हो उससे तुम थोड़ा होशियार रहना, क्योंकि वो बहुत शातिर है, जिसे सभी लोग विच के नाम से जानते हैं, और वो तुम्हारे साथ किस तरह का खेल खेलेगी इससे तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि हम तीनों किंग्स में से सबसे ज्यादा क्रूर और निर्दय वही किंग वांगा है। अब अगले सीन में हम यूजे को उसी किंग वांगा के कैपिटल सिटी में जाता देखते हैं, जिसे देख के पूरी नार्निया वाली फीलिंग लग रही होती है। कि इतने में यहाँ सीन चेंज होता है और हम एल्डर और उसकी बेटी अकीरा को देखते हैं, जो कि शर्त जीत चुके थे और उन्हीं से मिले हुए पैसों से वो रेस्टोरेंट में मजे कर रहे थे। यहाँ अकीरा उनसे कहती है कि भले ही ये दूसरे के पैसे हैं, लेकिन फिर भी आपको मनी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आगे अकीरा को यूजे की चिंता होने लगती है, जिसपे एल्डर उसे कहते हैं कि हमारे नए किंग बहुत ही पावरफुल हैं, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता और वो हमेशा जीत के ही वापस आएंगे। कि इतने में ही अकीरा को यूजे की एक झलक दिखती है और वो उसके पीछे बेसुध दौड़ने लगती है। यहाँ पे उसके फादर यानी कि एल्डर उसे उसके पास जाने से मना करते हैं, क्योंकि जिस यूजे को वो देख रहे हैं वो काफी मिस्टीरियसली और स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। हो सकता है उसके ऊपर उस विच ने इविल ऑरा का जादू किया है, जो कि इस कैपिटल में घुसते ही यूजे के ऊपर कास्ट होना शुरू हो चुका था, क्योंकि किंग वांगा भी जानती है कि यूजे उससे मिलने आ रहा है। अब आगे हमें किंग वांगा के पैलेस को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका था। उस पैलेस के बाहर हमें कई सारे आइस स्टैचूज भी दिखाए जाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। आगे यूजे जैसे ही वो उस पैलेस के अंदर एंटर करता है, वांगा उसका स्वागत करती है। वो उसे देवताओं का खून और उसका मीट भी पेश करती है और वो बताती है कि वो देवताओं से इतना घनघोर नफरत क्यों करती है। यहाँ पे 10,000 साल पहले क्या हुआ था वो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी यहाँ रिवील करती है, जो कि हम पेंटिंग्स के तौर पे उन दीवारों पे बना देखते हैं। आगे वो बताना कंटिन्यू करती है कि जिस स्पेस लूप में तुम दो अपने एंसेस्टर से मिले थे वो मेरे ही बहुत पुराने दोस्त हैं, जो कि देवताओं के साथ हुए वॉर के दौरान उस स्पेसशिप में स्वर्ग से इन्हें निकाल फेंका था और वो ह्यूमन वर्ल्ड में आने के लिए मजबूर हो गए थे। आगे वो अपनी हिस्ट्री बताना शुरू करती है कि हम हशुरास को ओरिजिनली द गॉड ऑफ फाइटिंग कहा जाता था, जो कि हेवनली पैलेस में रहते थे, लेकिन देवता हमसे हमेशा जलन करते थे और वो हमेशा हमें दबाने की कोशिश करते थे। उन्होंने हमें सप्रेस करने के लिए वहाँ जेल भी बनाए थे और वो हम अशुरास को एज अ एलियन ट्रीट करते थे। और इसी संघर्ष ने अशुरा और गॉड्स के बीच एक कभी न खत्म होने वाली जंग को छेड़ दिया। लेकिन उस युद्ध के दौरान हमारी संख्या उन गॉड्स के मुकाबले काफी कम थी और हमें अपनी बर्बादी का सामना करना पड़ा। हमें स्वर्ग से ही खदेड़ दिया गया और हम में जो सरवाइव कर चुके थे वो सिर्फ 99 घोस्ट ही थे, जो कि अपने आप को बचाने के लिए हेवनली पैलेस से भाग आए थे। और उन्हें ही 99 घोस्ट ट्राइबमैन कहा जाता था, जो कि तुम्हारे एंसेस्टर थे। और उन्हीं बचे हुए कुछ असुरा में से जिंजी होती हैं, जो कि अपने लीडरशिप में बचे हुए असुरास को ह्यूमन वर्ल्ड में वापस लाते हैं। और उस टाइम से आज तक हम अपने आप को इसी तरह से छुपते छुपाते हुए ह्यूमन वर्ल्ड में रह रहे हैं। अब आगे अपनी कहानी बताने के बाद वो ये कहती है कि इस फूड को टेस्ट करो, जो मैंने काफी मुश्किलों से तुम्हारे लिए इकट्ठा की है। यूजे ये देख करके पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि ये उसके द्वारा हंट किए गए देवताओं का मांस और ब्लड है, जिसपे किंग वांगा उसे कहती है कि सिर्फ देवताओं को हंट करना ही मेरी हॉबी है और यही करने में मुझे खुशी मिलती है।
अब जैसे ही किंग वांगा यहाँ यूजी को टच करती है, यूजी उसके पास्ट में कुछ भी नहीं देख पाता। सारा का सारा पास्ट उसका ब्लैंक होता है। यूजी ये देख करके सरप्राइज रह जाता है और अचानक अपने सामने वो वांगा को बैठा देखता है और उससे पूछता है क्या ये उसके टेस्ट का एक पार्ट है, जिसपे वांगा उसे बताती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी असुराज गॉड से हेट करें। जिसपे यूजी उसे कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने आज तक एक लिविंग गॉड को अपनी आंखों से नहीं देखा। जिसपे वांगा उसे कहती है कि मैं अभी के अभी तुम्हारी इस विश को पूरी कर देती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास एक जीता जागता गॉड है जो मेरे कब्जे में है। अब यूजी को वो उसी देवता के पास ले जाती है जिसे पिछले हंटिंग में उसने पकड़ा था। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि पैलेस के बाहर जिन आइस स्टैचूज को हमने देखा था वो सारे के सारे किंग वांगा के पकड़े हुए गॉड्स के स्टैचूज हैं जिन्हें उसने अपनी शक्तियों का यूज करके एक आइस स्कल्पचर में बदल दिया है। मतलब कि उन देवताओं को यहाँ जिंदा ही पूरी तरह से जमा दिया गया है। आगे यूजी के ये पूछने पर कि आखिर तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाई हो, वांगा उसे कहती है कि तुम्हें एक जिंदा देवता को देखना चाहते थे, तो अब देखो। आगे वो अपने कलेक्शन को दिखाते हुए बताती है कि ये सारे आइस स्टैचूज मेरे फेवरेट हैं जो कि कभी नहीं मरते और देवताओं को इस तरह की यातना दे करके मुझे अपरम खुशी मिलती है। जिसपे यूजी उससे पूछता है कि क्या ये भी उसके एक टेस्ट का पार्ट है, जिसपे वांगा उसे बताती है कि जब से तुमने मेरे कैपिटल सिटी में प्रवेश किया है टेस्ट उसी समय से ही बिगिन हो चुका है। अब आगे हम देखते हैं कि वो सारे आइस ज़ॉम्बीज यहाँ पे यूजी पे अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। यूजी उन पे अटैक तो करता है लेकिन पाता है कि उन पे अटैक करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो मर नहीं सकते। अब जैसे ही वो उस किंग वांगा पे अटैक करता है वो देखता है कि उसके हाथ पांव जमना शुरू हो चुके हैं। यहाँ यूजी उन्हें तोड़ने की भी कोशिश करता है जिसपे किंग वांगा उसे आके बताती है कि तुम जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे उतनी ही ज्यादा तेजी से तुम्हारी बॉडी फ्रीज होती जाएगी। जिसपे यूजी उसे ये कहता है कि तो फिर मैं फ्रीज होने से पहले ही तुम्हें मार डालूंगा। अब आगे जैसे ही यूजी अपने शॉट से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है वांगा एक झटके में ही उसके पूरे शरीर को क्रिस्टल फॉर्म में कर देती है। यहाँ यूजी बस एक ही बात कह रहा होता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा और इस किंग वांगा को हराने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। जिसपे वांगा इविल तरीके से उसे हंसते हुए कहती है कि तुमने इस बार गलत असुरा को चैलेंज किया है और किसी आज्ञाकारी बच्ची की तरह जल्द से जल्द आइस स्टैचू में ट्रांसफॉर्म हो जाओ ताकि मेरे इस पैलेस की शोभा बढ़ा सको। अब उसके इतना कहती है एपिसोड यहीं होता है फिनिश।